तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है ये एक असली वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में अनगिनत ताकतवर लोग रहते हैं। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों का सपना होता है कि वे सभी के सभी दाओ एनर्जी को कल्टीवेट करके इमोर्टल्स बने। और तभी हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है। लड़की उस लड़के के सामने झुकी होती है और कहती है आप ही मेरे भगवान हैं। और तभी एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें हमारे इस सीरीज के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारे सीरीज के मेन कैरेक्टर का नाम ली फैन है और हमारा हीरो अर्थ से बिलोंग करता है, लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से वो डायमेंशंस में ट्रेवल करके इस इमोर्टल्स के वर्ल्ड में आ गया है। हमारे हीरो को तो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि हमारा हीरो उल्टा और भी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है बहुत अच्छे, तो ये इमोर्टल्स की दुनिया है, यानी कि इसका मतलब ये है हेवंस ने मुझे खुद चूज किया है। हेवंस चाहती है कि मैं इस दुनिया में रहकर प्रैक्टिस करूं और कल्टीवेट करके इमोर्टल बनूं और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूं, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। और यही सोचकर हमारा हीरो सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल रूट को चेक करवाने के लिए कहीं पर जाता है और अपने मन में कहता है ओ, अगर मैं यहाँ पर हेवंस के द्वारा चूज किया गया हूँ तो इसका मतलब यह है मेरी स्पिरिचुअल रूट सच में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होगी। और यही सोचकर जब हमारा हीरो अपनी स्पिरिचुअल रूट को चेक करवाता है तो स्पिरिचुअल रूट को चेक करने वाला बंदा हमारे हीरो से साफ साफ कह देता है अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तुम एक नंबर के कचरा हो। और यार मैं तुम्हें सच बताऊं ना तो मैंने अपनी कल्टीवेशन की 300 साल की उम्र में आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो कि इतना बड़ा कचरा है और इतना बड़ा बेकार कचरा इंसान है। अरे यार तुम तो सच में एक नंबर के नल्ले हो, तुम्हारे पास यहाँ तक कि स्पिरिचुअल रूट तो है ही नहीं, लेकिन साथ ही में तुम्हारे पास प्रैक्टिस और कल्टीवेशन करने का कोई भी टैलेंट नहीं है, यानी कि तुम इस दुनिया में एक ट्रैश बॉडी के साथ पैदा हुए हो जिसके पास ना तो स्पिरिचुअल रूट है और ना ही कोई टैलेंट है। और ये बात सुनकर तो बेचारे हमारे हीरो के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा रोते हुए चिल्लाकर कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और दोस्तों दिखाया जाता है वहां पर दूसरे जितने भी बंदे खड़े होते हैं सभी के सभी ये सब कुछ देखकर हमारे हीरो का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है ओ ले 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 मुन्ना, तूने क्या कहा था कि तू इमोर्टल बनेगा, लेकिन देख तू तो एक कचरा निकला। और दूसरा बंदा कहता है ओ ले ले ले, तूने तो कहा था कि तेरा सपना है कि तू इमोर्टल बनेगा और तू एक नंबर का जीनियस है ना? तूने यही तो कहा था ना, लेकिन अब देख तेरे पास तो स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं। अरे स्पिरिचुअल रूट की बात तो छोड़ो, तेरे पास तो कल्टीवेशन करने का कोई टैलेंट भी नहीं है। और तभी तीसरा वाला बंदा हद ही पार कर देता है, वो तो हमारे हीरो से साफ साफ कह देता है अरे यार तू तो बस इस दुनिया पर बोझ है, मेरी सलाह मान, मुझे लगता है कि तुझे अपने लिए कोई एक सूटेबल पेड़ ढूंढ लेना चाहिए, जो पेड़ तुझे पसंद आए और तुझे उस पेड़ पर रस्सी टांग कर और रस्सी में अपना गला फंसा कर उस पेड़ पर टंग कर अपनी आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि तू एक नंबर का कचरा है, समझा ना? और ये बात सुनकर हमारे हीरो का तो बेचारे का पूरा दिल ही टूट जाता है। हमारा हीरो सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है अरे यार मैं भी जानता हूँ मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और ना ही मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है, लेकिन यार तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें मेरे जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, ये गंदी बात है, तुम बहुत ही बुरा कर रहे हो। और दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो केवल शुरुआत हुई है। हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो एक जगह पर पूरे सदमे में बैठा होता है और तभी हमारे हीरो के सामने बहुत ही जोर से रोशनी चमकती है और एक आवाज कहती है कांग्रेचुलेशन, आपने गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है और अगर एक बार आप इस सिस्टम के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो फिर उसके बाद सिस्टम के द्वारा दिए गए टास्क को कंप्लीट करके आप अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बन सकते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। और सिस्टम के द्वारा दिए गए 666 टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन सकते हैं जिसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। और ये आवाज सुनकर हमारा हीरो खुश हो जाता है और एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है यस यस यस, इसी चीज का तो इंतजार था। जैसे कि हर मांगा में हीरो के पास उनका खुद का एक पर्सनल सिस्टम होता है जो कि उन्हें ओवर पावर्ड बनाने में उनकी मदद करता है, बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास भी एक सिस्टम आ गया, गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम। यार सिस्टम का नाम तो धासु है, मुझे लगता है इसका काम भी धासु होगा जो कि मुझे ओवर पावर्ड बनाएगा।
अब आएगा ना मजा। और फिर हमारा हीरो सिस्टम से कहता है, ओ मेरे प्यारे से सिस्टम, ठीक है मैं तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, चलो मेरे साथ जुड़ जाओ। और ये सुनते ही सिस्टम अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है और हमारे हीरो के साथ जुड़ने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और हमारा हीरो अपने मन में ही जोर जोर से हंसता हुआ कहता है, हा, 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 तुम सभी के सभी कमीने लोग मेरा बस इंतजार करो, जिन भी लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी मैं उन सभी से चुन चुन कर बदला लूंगा। और फिर कुछ सेकंड्स के बाद सिस्टम हमारे हीरो से कहता है, कांग्रेचुलेशन, आप सिस्टम के साथ सक्सेसफुली जुड़ चुके हैं, तो प्लीज होस्ट अपने पहले टास्क को एक्सेप्ट कीजिए। ये बात सुनकर हमारा हीरो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और चोड़ में आता हुआ सिस्टम से कहता है, हाँ हाँ सिस्टम, चलो मेरे पहले टास्क को बताओ, आखिर मुझे सबसे पहले किसकी धुलाई करनी है और किसको पीटना है, चलो बताओ आखिर मेरा पहला टास्क क्या है। तो इस पर सिस्टम हमारे हीरो से कहता है, वेल होस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, पहला टास्क बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहला टास्क ये है कि आपकी जो पड़ोसी आंटी वैंग है आपको उनके यहाँ पर फार्मिंग करनी है। और ये बात सुनकर हमारा हीरो द्वारा से बहुत ही ज्यादा हैरान होकर चिल्लाकर कहता है, अरे यार सिस्टम, आखिर ये किस तरह का टास्क है, क्या सच में ये कोई टास्क भी है। और तभी सिस्टम हमारे हीरो से कहता है, अगर आप इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर बदले में आपको एक गिफ्ट पैकेज मिलेगा, जो कि होगा एक पोस्टपार्टम केयर ऑफ सोज, यानी फसलों की देखभाल के लिए किसी तरह की कोई चीज। दोस्तों पता नहीं ये क्या चीज है, आगे चलकर पता चल जाएगा। और ये बात सुनकर हमारा हीरो और भी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है। हमारा हीरो गुस्से में सिस्टम को पकड़ लेता है और चिल्लाता हुआ कहता है, अरे यार जो दूसरे लोगों के सिस्टम होते हैं वो तो सच में बिल्कुल ओवर पावर्ड स्किल्स के साथ होते हैं, जो कि अपने होस्ट को ओवर पावर्ड स्किल्स देते हैं, बहुत ही धासु धासु स्किल्स देते हैं, लेकिन आखिर मेरा सिस्टम ऐसा क्यों है हे, और आखिर मुझे एक फार्मर क्यों बनना होगा। और ये कहकर हमारा हीरो सिस्टम के ऊपर गुस्सा करने लगता है और बहुत ही जोर से चिल्लाता है। और फिर उसके बाद पूरे 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हाँ भाई दोस्तों, पूरे 3 साल बीत चुके हैं। हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो अपने घर पर आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। हमारा हीरो पूरी तरह से सदमे में होता है। हमारा हीरो पूरे सदमे में बताता है, भाई पिछले पूरे 3 साल मैंने खेती बाड़ी करने में, लकड़ियों को काटने में और मुर्गियों को खाना खिलाने में ही बिता दिए। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि सिस्टम ने मुझे कॉलीग्राफी और पेंटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए जबरदस्ती फोर्स किया। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि मेरे पड़ोसी जो अंकल हैं, सिस्टम की वजह से मुझे उन अंकल के तरबूज के खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए रात रात भर जागकर उनके खेत की निगरानी करनी पड़ी, जिससे कि कोई भी जंगली जानवर उनके खेत को आकर तबाह ना कर दे। अरे यार पिछले 3 सालों में मैंने इतने दुख झेले हैं ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ये सिस्टम सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है, मुझे इतने बुरे बुरे टास्क करने के लिए देता है जो कि करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मुझे उन टास्क को पूरा करना पड़ता है। और दोस्तों तभी एक बूढ़े आदमी हमारे हीरो के पास आकर उससे कहते हैं, हे ली देखो हमारे विलेज में होने वाला फेस्टिवल बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे फेस्टिवल के प्रचार प्रसार के लिए जो पर्चे लिखे जाते हैं वो तुम मेरे लिए लिखो। इस बात को सुनकर हमारा हीरो भी इस चीज के लिए मान जाता है, क्योंकि हमारा हीरो एक काइंड हार्टेड पर्सन है जो कि दूसरों की हमेशा मदद करता है। तो हमारा हीरो इस चीज के लिए मान जाता है और उन बूढ़े आदमी के साथ वहां से जाने लगता है और उनसे बातें करता हुआ कहता है, अच्छा ठीक है बुढ़ाऊ, मैं तुम्हारे लिए उन पर्चों को लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बताओ आखिर मुझे वे पर्चे किस तरह से लिखने हैं और उन पर्चों में क्या क्या लिखना है। तो वो बूढ़े आदमी और हमारा हीरो इसी बारे में बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है हमारे हीरो ने अपने घर पर जो 2 मुर्गे पाल रखे होते हैं, ये दोनों के दोनों मुर्गे हमारे हीरो के यहाँ से जाने के बाद अपनी असली पावर को रिलीज करते हैं और अपनी असली फीनिक्स की फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये दोनों के दोनों मुर्गे कोई आम से मुर्गे नहीं बल्कि असली के फीनिक्स हैं। और तभी उन दोनों फीनिक्स में से एक फीनिक्स हमारे हीरो के घर के पोंड में देखता है और कहता है, हे बड़े आदमी चलो जल्दी से पोंड में से बाहर निकलो और अपना खाना खाकर जल्दी से पोंड में वापस चले जाओ, क्योंकि मास्टर कुछ देर के लिए यहाँ से जा चुके हैं, तो तुम अपनी असली फॉर्म में आ सकते हो। ये बात सुनकर दिखाया जाता है पोंड के अंदर कुछ हलचल होने लगती है और तभी पोंड का सारा पानी पोंड में से बाहर की तरफ उछलता है और दिखाया जाता है पोंड के अंदर से एक बड़ा सा ब्लू कलर का ड्रैगन बाहर निकलता है। और दोस्तों ये ड्रैगन हमारे हीरो के घर के पोंड में एक आम सी छोटी सी मछली बनकर रहता है। और तभी ड्रैगन पानी में से बाहर निकलकर बताता है, अरे यार मुझे तुम्हें बताने दो, जो हमारे मास्टर हैं वो तो दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक
होते जा रहे हैं उनकी पावर दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और फिर दोस्तों ये ड्रैगन हमें अपनी कहानी के बारे में बताता है कि ये ड्रैगन एक आम सी छोटी सी मछली से एक खतरनाक टॉप क्लास के ड्रैगन में कैसे बदल गया। ये ड्रैगन बताता है एक दिन की बात है, हमारे मास्टर शाम के टाइम अपने काम को पूरा कर कर घर पर वापस आए और उन्होंने घर पर वापस आकर इसी पोंड के पानी में अपने गंदे पैरों को धुलकर साफ किया और बस उनके इतना करने की वजह से ही मेरी पावर मैं मछली से एक ड्रैगन में बदल गया, वो भी कोई छोटे मोटे ड्रैगन में नहीं बल्कि एक टॉप क्लास के ड्रैगन में जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब मेरी पावर मास्टर की वजह से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इस बात को सुनकर जिस पेड़ के नीचे हमारा हीरो बैठा हुआ था वो पेड़ कहता है हाँ मास्टर की पावर बहुत ही तेजी से ग्रो हुई है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टर का खुद की बॉडी पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है और वैसे भी पिछले कुछ सालों में मैंने मास्टर को कभी भी किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा। दोस्तों आप समझ जाइए ये पेड़ क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये पेड़ भी कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों समझ ही सकते हैं हमारा हीरो कितना ज्यादा पावरफुल है कि उसके आसपास इतनी डिवाइन चीजें हैं जिनकी खुद की कॉन्शियसनेस है। वेल अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और उस पेड़ की बात सुनकर उन दोनों फिनिक्स में से एक फिनिक्स कहता है हाँ ऐसा पॉसिबल हो तो सकता है पर फिर भी एक बार सोच के देखो, हमारे मास्टर दिन भर बहुत ही ज्यादा काम करते हैं और हमारे मास्टर बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन हैं, तो भला वो किसी लड़की से कैसे मिल सकते हैं। और फिर अगले सीन में जिस विलेज के अंदर हमारा हीरो रहता है उसी विलेज के आसपास कुछ पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है वहां पर कुछ सेक्ट के बंदे आए होते हैं किसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए। तभी दोस्तों हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, ये लड़की अपने सेक्ट की सेंतनेस है। इस लड़की का नाम है मो क्वेन निंग और यही सेंतनेस अपने कुछ बंदों के साथ यहाँ पर अपनी सेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रेजर को ढूंढने के लिए आई है। और तभी इस सेंतनेस का एक बंदा इससे कहता है मिस सेंतनेस क्या सच में आप अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर यहाँ पर उस ट्रेजर को ढूंढेगी। आप जानती है ना ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, यहाँ तक कि हमारे सेक्ट के एंसेस्टर भी इस जगह पर आने से डरते हैं क्योंकि ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मुझे लगता है हमें अपने सेक्ट में वापस चले जाना चाहिए। तो इस बात पर सेंतनेस गुस्से में कहती है नहीं, जब तक हमें वो ट्रेजर नहीं मिल जाता हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सेक्ट का सर्वाइवल उसी ट्रेजर के ऊपर टिका हुआ है। अगर हम उस ट्रेजर को यहाँ से ले जाने में नाकामयाब हो गए तो फिर हमारा सेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती क्योंकि मैं हमारे सेक्ट की सेंतनेस हूँ और मेरे सेक्ट की प्रोटेक्शन मेरे ऊपर ही डिपेंड करती है। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी जान देकर भी अपने सेक्ट की प्रोटेक्शन करूं, तो इसलिए चाहे उस ट्रेजर को लेने में मेरी जान भी क्यों ना चली जाए लेकिन मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। और ये कहकर सेंतनेस अपने पास से एक फॉर्मेशन आइटम को निकालती है और फिर सेंतनेस अपने सभी साथियों से कहती है सभी के सभी चलो तैयार हो जाओ और गोल्डन एलिक्सर का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन करो। और जैसे ही मैं इस फॉर्मेशन आइटम का इस्तेमाल करके हमारे रास्ते को ब्लॉक करने वाले इस बैरियर को तोड़ दूंगी तो तुम सभी के सभी मेरा पीछा करते हुए तुरंत ही इस बैरियर के अंदर एंटर कर जाना, ठीक है ना। और ये कहकर सेंतनेस उस फॉर्मेशन आइटम का इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक को तैयार करती है और फिर सेंतनेस उस पावरफुल अटैक को अपने सामने लगे हुए एक बैरियर के ऊपर कर देती है उस बैरियर को तोड़ने के लिए। और उस अटैक के बैरियर से टकराते ही वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके से जो एनर्जी जनरेट होती है उसकी वजह से सेंतनेस के साथ आए हुए सभी बंदों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है। वे सभी के सभी कहते हैं सच में यार कितनी ज्यादा पावरफुल क्यू आई है। और तभी उसी धमाके के प्रेशर की वजह से सेंतनेस ने जिस फॉर्मेशन आइटम का इस्तेमाल करके बैरियर के ऊपर अटैक किया था वो फॉर्मेशन आइटम ही पूरी तरह से टूट जाता है और इसी वजह से सेंतनेस को भी बहुत ही ज्यादा चोट लगती है और सेंतनेस पीछे की तरफ हट जाती है। लेकिन हम देखते हैं इन सब चीजों से उस बैरियर के ऊपर घंटा भी फर्क नहीं पड़ा होता, यानी कि सेंतनेस ने जो अटैक किया था वो अटैक बिल्कुल फेल हो गया और उल्टा सेंतनेस ही बहुत ही ज्यादा घायल हो गई। लेकिन बैरियर पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक ठाक है और इसकी वजह से सेंतनेस बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि सेंतनेस अपने मिशन की पहली मुसीबत से ही हार गई और अब सेंतनेस के पास वो फॉर्मेशन आइटम भी नहीं है कि वो इस बैरियर के अंदर जा सके और अब सेंतनेस के सेक्ट को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता। सेंतनेस बहुत ही ज्यादा रोते हुए अपने मन में कहती है अरे नहीं,
नहीं, आखिर अब मैं क्या करूं? अगर सब कुछ इसी तरह से रहा तो मैं कैसे उस डिवाइन वाटर बीड को ढूंढ पाऊंगी? और दोस्तों, सेंतनेस जिस ट्रेजर को ढूंढने के लिए आई है उसका नाम डिवाइन वाटर बीड है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और तभी वहां पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा धुआं धुआं छाने लगता है। और दोस्तों, इस धुएं के अंदर पॉइजनस क्यूआई मिली हुई है, जिसकी वजह से ये धुआं बहुत ही ज्यादा जहरीला है। और इस धुएं की वजह से सेंतनेस के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है और वो खांसते हुए कहती है, अरे नहीं, ये स्मोक तो सच में बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। आखिर अब मैं क्या करूं? और हाँ दोस्तों, सेंतनेस अभी हवा में खड़ी हुई है, ठीक है ना? लेकिन अब सेंतनेस को धीरे धीरे करके कमजोरी सी फील होने लगती है, जिसकी वजह से अब सेंतनेस हवा में नहीं खड़ी रह पाती और अब सेंतनेस नीचे गिरने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिर पाए, उसे कोई नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है। और पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। और हमारा हीरो सेंतनेस को पकड़कर बहुत ही ज्यादा हैरानी में कहता है, अरे बाप रे, आखिर ये लड़की ऊपर से हवा में से नीचे कैसे गिरी? क्या ये लड़की कोई परी है जो कि आसमान से गिरी है? और दोस्तों, हमारा हीरो सेंतनेस को संभाल कर एकदम से नीचे बैठाता है और उससे पूछता है, हे लड़की, क्या तुम ठीक हो? आखिर क्या दिक्कत है? और दोस्तों, सेंतनेस की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसे अपने आसपास का कुछ भी अता पता नहीं होता। और सेंतनेस की ऐसी हालत को देखकर हमारा हीरो समझ जाता है कि इसकी ऐसी हालत इसकी वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में धुआं इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से इस लड़की को बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस हो रही है और इसे अपने आसपास का कुछ भी अता पता नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा हीरो कहता है, ओ तो तुम्हें इस धुएं की वजह से दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं अभी इस धुएं को हटा देता हूँ। और यही सोचकर हमारा हीरो अपने एक हाथ को हिलाता है और अपने आसपास का जितना भी धुआं होता है, हमारा हीरो बस अपने हाथ के हिलाने की वजह से ही उस धुएं को बिल्कुल गायब कर देता है। और अब सारे धुएं को हटाने के बाद हमारा हीरो सेंतनेस को देखता है और अब सारे धुएं के हटने के बाद सेंतनेस भी अपने होश में आ जाती है। और सेंतनेस ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में हैरानी से कहती है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुझे लगता है ये मास्टर कोई बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पावरफुल इमोर्टल हैं, क्योंकि इन्होंने केवल अपना एक हाथ हिलाकर यहाँ पर इकट्ठा हुई सारी की सारी खतरनाक पॉइजनस क्यूआई को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितना भी धुआं इकट्ठा हुआ था वो सारा का सारा कोई आम सा धुआं नहीं था, बल्कि पॉइजनस धुआं था। लेकिन हमारे हीरो को तो ये धुआं बिल्कुल आम सा धुआं लगा था, इसलिए हमारे हीरो ने अपना हाथ हिलाकर यहाँ पर सारे धुएं को बिल्कुल गायब कर दिया। और दोस्तों, यहाँ पर जो सेंतनेस होती है उसे तो बिल्कुल गलत फैमिली हो जाती है, उसे लगता है हमारा हीरो कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमोर्टल है। सेंतनेस हमारे हीरो के सामने झुक जाती है और हमारे हीरो को रेस्पेक्ट दिखाते हुए कहती है, सीनियर, आपकी ये जूनियर ली हुआ सेक्टर से है और मेरे पास यहाँ पर आकर फंसने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। सीनियर, अगर आप यहाँ से निकलने में हमारी मदद कर देते हैं तो मेरा पूरा ली हुआ सेक्ट और मैं आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। और इसके साथ ही सेंतनेस के साथ उसके जितने भी जूनियर होते हैं वो भी हमारे हीरो के सामने झुक जाते हैं और हमारे हीरो को रेस्पेक्ट देते हैं। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उन सभी से कहता है, अरे अरे, मैं कोई भी सीनियर नहीं हूँ, मैं तो बस एक आम सा पर्सन हूँ। पर ली हुआ सेक्ट ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ओ, पहले मुझे ये बताओ, आखिर तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो और आखिर मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तो इस पर सेंतनेस कहती है, सीनियर, आपकी ये जूनियर यहाँ पर डार्क डिवाइन वाटर बीट को ढूंढने के लिए आई है। और यह कहकर सेंतनेस अपने मन में कहती है, हालांकि ये एक एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकती कि मेरा सेक्ट बहुत ही बड़े खतरे में है और मैं यहाँ पर अपने सेक्ट को बचाने के लिए उस डार्क डिवाइन वाटर बीड को ढूंढने के लिए आई हूँ, जिससे कि मैं अपने सेक्ट की पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। और ये बात सुनकर हमारे हीरो को कुछ याद आता है और हमारा हीरो कहता है, ओ तो वो बीड तुम्हारा है? वेल, मैंने उस बीड को कई बार देखा है। और ये सुनकर तो सेंतनेस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एकदम से कहती है, क्या सच में? लेकिन फिर सेंतनेस अपने होश में आती है और हमारे हीरो को रेस्पेक्ट दिखाते हुए कहती है, सीनियर, आपकी ये जूनियर बहुत ही ज्यादा नासमझ है, तो प्लीज क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं कि आखिर वो ग्रीन कलर का डिवाइन वाटर बीड कहाँ पर है? तो इस पर हमारा हीरो कहता है, वेल, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम सभी को वहां पर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन बात बस इतनी सी है कि मैंने वहां पर
पर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स को उगाया है और तुम यहाँ पर बहुत ही सारे लोग हो और साथ ही में तुम्हारे पास बहुत ही सारे घोड़े भी हैं। अगर मैं तुम सभी को ले जाऊंगा तो कहीं तुम मेरे उन छोटे छोटे प्यारे प्लांट्स के ऊपर पैर रख कर उन्हें तबाह ना कर दो, तो इसलिए मैं तुम सभी को वहां पर लेकर नहीं जा सकता। मैं तुम में से किसी एक को ही लेकर जा सकता हूं। तो ये बात सुनकर सेंतनस एकदम से हमारे हीरो के पास आकर हमारे हीरो से कहती है, सीनियर अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप केवल मुझे वहां पर लेकर चलिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे और मुझे वो डिवाइन वाटर बीड देंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इसके बदले में आपको कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। और भाई सेंतनस को अचानक से अपने इतने ज्यादा करीब देखकर हमारा हीरो थोड़ा हैरानी से हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। और तभी सेंतनस का एक जूनियर उसके पास आकर उससे कहता है, सेंतनस वो जगह सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्या आप सच में वहां पर अकेली जाना चाहती हैं? तो इस पर सेंतनस कहती है, हाँ अगर ये मेरे सेक्ट के लिए है तो मैं बिना हिचकिचाए किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपने सेक्ट को बचाने के लिए मैं किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। और भाई उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर हमारा हीरो अपने मन में अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, अरे यार क्या ये सभी लोग इस बड़ी लड़की की कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रहे? हाँ मैं ये बात मानता हूँ यहाँ की सड़कें थोड़ी उबड़ खाबड़ हैं जहाँ पर चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत की बात है और ना ही यहाँ पर दूर दूर तक कोई खतरा है। पता नहीं यार ये सभी लोग इस लड़की की इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो एक जगह पर आकर रुक जाता है और फिर हम देखते हैं हमारा हीरो एक बड़ी सी फायर की दीवार के सामने खड़ा होता है। और दोस्तों हमारा हीरो सेंतनस को लेकर उसी दीवार के सामने खड़ा होता है और तभी सेंतनस उस बड़ी सी फायर की दीवार को देखकर हैरानी से कहती है, अरे बाप रे ये तो समाधि ट्रू फायर है। और अब सेंतनस थोड़ी परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है, अरे यार मैंने जो ये आर्मर पहन रखा है क्या ये इस समाधि फायर को रोक भी पाएगा? और भाई तभी सेंतनस देखती है कि हमारा हीरो बड़े आराम से समाधि फायर के अंदर जा रहा है और समाधि फायर अपने आप ही हमारे हीरो से दूर दूर हट रही है और हमारे हीरो के लिए अंदर जाने का रास्ता बना रही है। हमारा हीरो पीछे की तरफ देखता है और सेंतनस से कहता है, चलो तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे आओ। और भाई ये सब कुछ देखकर सेंतनस के तो पूरे होश उड़ जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कह पाती। और भाई सेंतनस के जूनियर्स भी दूर से खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे होते हैं और भाई उन सभी की तो ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से फट गई होती है। और तभी उनमें से एक जूनियर बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहता है, अरे अरे बाप रे आखिर ये एक्सपर्ट कौन है? देखो तो जरा कैसे वो समाधि फायर के अंदर बड़े आराम से चलकर जा रहे हैं। देखो तो जरा किस तरह से समाधि फायर की फ्लेम्स अपने आप ही दूर दूर हट रही हैं और उन एक्सपर्ट के लिए रास्ता बना रही हैं। और भाई सेंतनस के तो पूरे होश उड़े होते हैं। तो हमारा हीरो पीछे की तरफ देखता है और सेंतनस से कहता है, हे आखिर तुम वहां पर चुपचाप क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ। तो ये सुनकर सेंतनस भी अपने होश में आती है और कहती है, यस यस सीनियर। फिर उसके साथ सेंतनस भी हमारे हीरो के पीछे पीछे अंदर चली जाती है और फिर उन दोनों के अंदर जाने के बाद समाधि फायर वापस से रास्ते को बंद कर देती है। और फिर उसके बाद हमें दोबारा से सेंतनस के जूनियर्स की तरफ दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी में होते हैं। और तभी उनमें से एक जूनियर बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहता है, मुझे ऐसा लगता है हमें इस बार पूरी तरह से इन एक्सपर्ट की मदद के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैं बस आशा करता हूँ कि जो हमारी सेंतनस हैं वो इन एक्सपर्ट के भरोसे को जीत लें जिससे कि ये एक्सपर्ट हमसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएं। और हम लोग देखते हैं हमारा हीरो सेंतनस को अपने साथ लेकर उस समाधि फायर की दीवार की दूसरी साइड में आ जाता है। और फिर हमारा हीरो सेंतनस से कहता है, वेल तुम जिस चीज को ढूंढ रही हो मैंने वो चीज इस ही छोटे से जंगल में देखी है। जब मैं एक दिन यहाँ पर फायर वुड्स को काट रहा था तो मैंने वो चीज देखी थी, तुम एक बार खुद से चेक कर लो। तो ये बात सुनकर जब सेंतनस उस छोटे से जंगल की तरफ देखती है तो उस जंगल के पेड़ों को देखकर सेंतनस बहुत ही ज्यादा हैरान होकर अपने मन में कहती है, अरे अरे बाप रे ये इतनी कीमती पेड़ों से भरा हुआ जंगल, इन्हें केवल एक छोटा सा जंगल लग रहा है। अरे बाप रे मुझे अच्छी तरह से याद है मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि ये जो पेड़ होते हैं इन्हें एवरलास्टिंग ट्री कहा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। और ये एक्सपर्ट
इन कीमती पेड़ों की लकड़ियों को केवल और केवल अपने लिए फायरवुड की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे बाप रे। लेकिन यार सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है, ये एक्सपर्ट इतने खतरनाक जंगल के अंदर केवल और केवल फायरवुड्स को काटने के लिए आते हैं। अरे बाप रे, आखिर ये एक्सपर्ट है कौन? और भाई इतनी ज्यादा हैरानी के शॉक्स की वजह से सेंतनस को बहुत ही ज्यादा चक्कर आने लगते हैं। लेकिन हमारा हीरो सेंतनस को संभाल लेता है और बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहता है, अरे यार आखिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तो इस पर सेंतनस बड़ा प्यारा सा चेहरा बनाकर हमारे हीरो से कहती है, अरे नहीं नहीं सीनियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। और ये बात सुनकर हमारा हीरो अपने मन में कहता है, अरे यार इस लड़की की बॉडी तो सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, हम तो केवल कुछ ही दूरी तक चले हैं, लेकिन ये लड़की कुछ ही दूरी तक चलकर इतनी ज्यादा थक चुकी है कि इसे चक्कर आ रहे हैं। वेल मैं अब कर ही कह सकता हूँ। और फिर हमारा हीरो सेंतनस को एक पेड़ के नीचे बैठाता हुआ कहता है, चलो हम इन पेड़ों के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सेंतनस आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठती है तो वहां पर सेंतनस की बॉडी के अंदर अपना आप ही बहुत ही सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है। ये देखकर सेंतनस हैरानी से अपने मन में कहती है, अरे बाप रे, ये प्लेस ये तो बिल्कुल एक वंडरलैंड की तरह है। मैं तो यहाँ पर अभी अभी बैठी हूँ, लेकिन देखो अपना आप ही यहाँ पर बहुत ही सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है और धीरे धीरे करके मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज हो रही है और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। और केवल इतना ही नहीं बल्कि मेरी पूरी बॉडी के चारों तरफ मुझे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है। इसकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मैं बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश फील कर रही हूँ। ये सच में बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और तभी हमारा हीरो अपने पास से एक पानी की बोतल निकालकर सेंतनस से पूछता है, हे क्या तुम्हें पानी चाहिए? तो इस पर सेंतनस खुश होते हुए हमारे हीरो से कहती है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये पानी देने के लिए। लेकिन जैसे ही सेंतनस हमारे हीरो से पानी की बोतल को लेकर बोतल के अंदर के पानी को ध्यान से देखती है तो सेंतनस हैरान होकर अपने मन में कहती है, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है ये जो बोतल के अंदर का पानी है इसके अंदर कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। और फिर जैसे ही सेंतनस उस पानी को पीती है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है, कुछ ज्यादा ही अच्छा फील होता है, जिसकी वजह से आप देख ही सकते हैं उसका रिएक्शन कुछ ऐसा है। पानी को पीने के बाद सेंतनस की पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगती है, जिसकी वजह से सेंतनस बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है, आप खुद ही देख सकते हैं। लेकिन फिर सेंतनस अपने होश में आकर हमारे हीरो के द्वारा दिए गए पानी को देखती है और हैरानी से कहती है, क्या क्या ये एक गोल्डन एलिक्सर है? आखिर इस बोतल के अंदर किस तरह का जेड लिक्विड है? और भाई सेंतनस का ऐसा रिएक्शन देखकर और उसकी बातें सुनकर हमारे हीरो को लगता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा प्यासी है। तो इसलिए हमारा हीरो उससे कहता है, हे क्या तुम्हें और भी ज्यादा प्यास लगी है? इसके अंदर बहुत ही सारा पानी है, तुम चाहो तो पी सकती हो। दोस्तों आप तो जानते ही हैं हमारे हीरो को सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन हमारे हीरो के पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी बिल्कुल डिवाइन ट्रेजर्स की तरह हैं। और तभी सेंतनस हमारे हीरो की बात सुनकर हिचकिचाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं सीनियर, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये कहने के लिए। तो इस पर हमारा हीरो उससे कहता है, वेल अच्छा ठीक है। और फिर हमारा हीरो आसपास देखते हुए सेंतनस से कहता है, वेल मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने एक डार्क ग्रीन कलर की बीड को देखा था यहीं पर आसपास, तुम उसे ढूंढ सकती हो, तुम्हें वो आसपास ही मिल जाएगा। तो इस पर सेंतनस कहती है, अच्छा ठीक है सीनियर। और फिर सेंतनस अपने मन में खुश होते हुए कहती है, इन सीनियर की मदद से अब मेरा कल्टीवेशन बेस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गया है, जिसकी वजह से अब मेरे स्पिरिचुअल सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं अब दूर दूर तक की चीजों को बड़े आराम से सेंस कर सकती हूँ। और मैं अब बड़े आराम से उस डार्क डिवाइन वाटर बीड को सेंस कर सकती हूँ कि वो कहाँ पर है। और फिर सेंतनस एकदम से खड़ी होकर अपने सामने की तरफ देखती है और कहती है, वो वहां पर है। तो अचानक से ये सुनकर हमारा हीरो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर खुश होता हुआ कहता है, ओ तो वो वहां पर है। और तभी सेंतनस बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई अपने मन में कहती है, जो डार्क डिवाइन वाटर बीड है उसकी खुद की एक कॉन्शियसनेस होती है और डार्क डिवाइन वाटर बीड अपना खुद का मास्टर खुद से चूज करती है और वो किसी एरेगेर को नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को अपने मास्टर के तौर पर चूज करती है। और तभी हमारा हीरो उस डार्क
डार्क डिवाइन वाटर बीड को लेकर सेंथनेस को देता हुआ कहता है, वेल देखो हमें ये मिल गया। और हाँ दोस्तों, उस डार्क डिवाइन वाटर बीड ने हमारे हीरो को ही अपने मास्टर के तौर पर चूज किया है, लेकिन हमारा हीरो सेंथनेस को वो डार्क डिवाइन वाटर बीड दे रहा है। तो सेंथनेस बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहती है, क्या क्या आप बस ऐसे ही मुझे ये दे रहे हैं? तो इस पर हमारा हीरो उससे कहता है, ऑफ कोर्स यार, मैं ये तुम्हें ही तो दूंगा, तुम ही तो हो जो इसे ढूंढ रही है। तो ये सुनकर सेंथनेस नर्वस होते हुए हमारे हीरो से एकदम वो डिवाइन वाटर बीड छीन लेती है और बार बार हमारे हीरो को थैंक यू कहने लगती है। और सेंथनेस की ऐसी हरकतों को देखकर हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। और दोस्तों, सेंथनेस अपनी आंखें बंद कर कर अभी भी हमारे हीरो के सामने झुकी हुई है। अरे यार, कुछ गलत मत समझ लेना, हमारे हीरो के सामने गर्दन झुकाई हुई है, रेस्पेक्ट दिखाते हुए, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, हमारा हीरो भी बिल्कुल आप लोगों की तरह ही ठरकी है, क्योंकि हमारे हीरो की नजर सेंथनेस के दो बड़े बड़े संतरों की तरफ होती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो एकदम से शर्मा कर साइड की तरफ देखता है और सेंथनेस से कहता है, वेल वेल कोई बात नहीं, तुम्हारा वेलकम, पर हाँ ये बात ध्यान रखना, तुम जैसे ही वापस अपने सेक्टर में जाओगी तो सबसे पहले तुम अपने क्लोथ्स को चेंज कर लेना, क्योंकि तुम्हारे क्लोथ्स पूरी तरह से भीग चुके हैं। तो ये बात सुनकर सेंथनेस भी समझ जाती है और शर्माते हुए कहती है, मैं आशा करती हूँ कि फ्यूचर में चलकर मैं सीनियर से दोबारा मिल पाऊं। और तभी हमें समाधि फायर की जो दीवार है उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेंथनेस के सभी जूनियर्स उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। और तभी समाधि फायर के अंदर से कोई बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सभी के सभी जूनियर्स खुश होने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सेंथनेस बाहर निकलती है, उसका एक जूनियर घबराता हुआ उसके पास आकर उससे कहता है, सेंथनेस एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, हमारे सेक्ट ने एक अर्जेंट कॉल भेजी है, जो रेजिंग फ्लेम सेक्ट है वो हमारे सेक्ट को तबाह करने के लिए आ चुका है। और ये बात सुनकर सेंथनेस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही में उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। हम लोग ली हुआ सेक्ट को देखते हैं, फिर हमें सेक्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ली हुआ सेक्ट के लीडर खड़े होते हैं अपने सभी बंदों के साथ, और उनके सामने ही उनके दुश्मन खड़े होते हैं जो कि ली हुआ सेक्ट को तबाह करने के लिए आए हैं। और तभी दुश्मनों का लीडर जो कि रेजिंग फायर सेक्ट का लीडर है, वो हंसते हुए कहता है, हे ली हुआ सेक्ट के लीडर, जो तुम्हारा ली हुआ सेक्ट है वो अब ज्यादा देर तक नहीं एग्जिस्ट करने वाला, मैं आज तुम्हारे सेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पूरे सेक्ट में केवल एक लौते तुम ही हो जो कि नॉनसेंस सोल स्टेज पर पहुंचा है। आखिर तुम अकेले कैसे मेरे पूरे रेजिंग फायर सेक्ट के साथ लड़ोगे? चलो मैं तुम्हें अभी भी एक आखिरी चांस देता हूँ, मेरे सामने गिव अप कर दो और अपने घुटने टेक कर मुझसे अपनी जान की भीख मांगो, तो शायद मैं तुम पर दया दिखाकर तुम्हें जाने दूं। तो ये बात सुनकर ली हुआ सेक्ट का लीडर गुस्से में कहता है, हे कमीने कहीं के, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम मेरे सेक्ट को छूने के बारे में भी मत सोचना, समझे ना। तो ये बात सुनकर रेजिंग फायर सेक्ट का लीडर ली हुआ सेक्ट के लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं सबसे पहले अटैक करके तुम्हें ही मार डालता हूँ, जिससे कि मैं तुम्हारे दूसरे बंदों को वार्निंग दे सकूं। लेकिन तभी वहां पर कोई चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ। और दोस्तों, ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि सेंथनेस होती है। और सेंथनेस खुश होकर ली हुआ सेक्ट के लीडर को डार्क डिवाइन वाटर बीड दिखाते हुए कहती है, सेक्ट लीडर को रिपोर्ट कर रही हूँ, जो हमारे ली हुआ सेक्ट का सबसे कीमती ट्रेजर है, डार्क डिवाइन वाटर बीड, उसे हमने रिकवर कर लिया है और ये रहा वो ट्रेजर। और ये देखकर ली हुआ सेक्ट के लीडर बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहते हैं, बहुत बढ़िया, जो डार्क डिवाइन वाटर बीड है वो कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और अब इस बीड की मदद से हमारा सेक्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और फिर हमारे सेक्ट को कोई भी आसानी से तबाह नहीं कर सकता। और ये कहकर ली हुआ सेक्ट के लीडर उस बीड को सेंथनेस से ले लेते हैं। और ये देखकर रेजिंग फायर सेक्ट के लीडर बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये डार्क डिवाइन वाटर बीड, तुम्हारा ये ट्रेजर तो फॉरबिटन लैंड के अंदर खो गया था, है ना? और आखिर तुम फॉरबिटन लैंड के अंदर कैसे घुसी और तुम्हें ये ट्रेजर कैसे मिल गया? तो इस पर सेंथनेस बड़े एटीट्यूड में कहती है, अरे यार, मुझे फॉरबिटन लैंड के अंदर एक बहुत ही कमाल के सीनियर मिले थे, उन्होंने ही मुझे ये डार्क डिवाइन वाटर बीड ढूंढ कर दिया और उन्होंने ही मुझे कहा
था कि मैं इस डार्क डिवाइन वाटर बीड को लेकर वापस से अपने सेक्ट में आ जाऊं, और मैंने ऐसा ही किया। और ये बात सुनकर रेजिंग फायर सेक्ट के लीडर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो हंसते हुए कहता है, हे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, मुझे पूरा यकीन है ये वाटर बीड ये नकली है और तुम इस नकली वाटर बीड की मदद से दूसरे लोगों को डराना चाहते हो जिससे कि तुम्हारा सेक्ट बचा रह जाए। लेकिन मैं तुम्हारी इस बकवास की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये वाटर बीड बिल्कुल नकली है। लेकिन तभी उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों वो इसलिए हैरान है क्योंकि सेंथनस ने अपनी पावर को रिलीज किया है और सेंथनस की पावर सच में बहुत ही ज्यादा है। सेंथनस हंसते हुए कहती है, एल्डर गोंग सुन, चलिए मान लेते हैं कि ये डार्क डिवाइन वाटर बीड बिल्कुल नकली है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जो कल्टीवेशन है वो तो कभी भी नकली नहीं होती और ना ही दूसरों को धोखा दे सकती है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और दोस्तों मुझे माफ कर देना, ये रेजिंग फायर सेक्ट का लीडर नहीं बल्कि रेजिंग फायर सेक्ट का एक एल्डर है, ठीक है ना, और इसका नाम है गोंग सुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डर गोंग सुन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, अरे यार आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारी कल्टीवेशन गोल्डन एलिक्सर स्टेज के सेकंड लेवल पर नहीं थी? तो फिर आखिर अचानक से तुम गोल्डन एलिक्सर स्टेज के 9th लेवल पर कैसे पहुंच गई? ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस पर सेंथनस बड़े एटीट्यूड में कहती है, अरे यार मैं अब क्या बताऊं, जो फॉरबिटन लैंड में वो कमाल के सीनियर है ना, उन्होंने मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दी थी जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई। और ये बात सुनकर तो मानो एल्डर गोंग सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहते हैं, क्या आखिर ऐसा कौन सा सीनियर है जिसने तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद कर दी तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में? और ये कहकर एल्डर गोंगसुन लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर एल्डर गोंगसुन के साथ जितने भी डिसेबल्स होते हैं वो उन्हें संभालते हैं और कहते हैं, अरे अरे एल्डर क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? कहीं आपके पिछवाड़े में दर्द तो नहीं हो रहा? तो इस पर एल्डर गोंगसुन कहते हैं, अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो, और रही बात मेरे ठीक होने की तो हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर एल्डर गोंगसुन ली हुओ सेक्ट के लीडर से कहते हैं, ली हुओ सेक्ट तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गया हूँ, ठीक है ना? तो ली हुओ सेक्ट के लीडर अजीब सी शक्ल बनाकर कहते हैं, हाँ हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, अब चल यहाँ से दफा हो। तो ये बात सुनकर एल्डर गोंगसुन अपने सभी डिसेबल्स के साथ वहाँ से दुम दबाकर भागते हुए कहते हैं, हाँ हाँ अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन देख लेना बहुत ही जल्दी तुम्हारा पूरा ली हुआ सेक्ट मेरे अंडर में आएगा और मैं तुम्हें तभी मार डालूंगा। ये कहकर एल्डर गोंगसुन वहाँ से भाग जाता है। और भाई एल्डर गोंगसुन को इस तरह से भागता देखकर ली हुआ सेक्ट के लीडर खुश होकर कहते हैं, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक एक्सपर्ट हमारी मदद करेंगे और अब फाइनली मेरा सेक्ट बिल्कुल सेफ है। और फिर वे बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहते हैं, अब मुझे जल्दी से जाकर ओल्ड मास्टर को इन सभी चीजों के बारे में बताना होगा और उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि वे जल्दी से सर्कुलेशन से बाहर निकलें, जिससे कि हम सभी एक साथ मिलकर उन कमाल के एक्सपर्ट से मिलने जा सकें, जिससे कि वे एक्सपर्ट हमारे ओल्ड मास्टर को कल्टीवेशन में गाइड कर सकें और उन्हें अगली स्टेज में ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकें। और ये कहकर ली हुआ सेक्ट के लीडर अपने ओल्ड मास्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें सेंथनस, ली हुआ सेक्ट के मास्टर और उनके ओल्ड मास्टर तीनों को दिखाया जाता है। वे तीनों के तीनों एक छोटे से विलेज के बाहर खड़े होते हैं और तभी उनके ओल्ड मास्टर सेंथनस से पूछते हैं, हे क्या तुम श्योर हो कि वे यहीं पर रहते हैं? तो इस पर सेंथनस बताती है, ओल्ड मास्टर मुझे अच्छी तरह से नहीं पता कि वे कहाँ पर रहते हैं, लेकिन उन एक्सपर्ट ने मुझे बताया था कि वे एक छोटे से विलेज में रहते हैं और यहाँ पर दूर दूर तक केवल एक यही माउंटेन विलेज है जो कि यहाँ पर है। इसके अलावा दूर दूर तक और कोई भी विलेज यहाँ पर नहीं है। तो मुझे लगता है वे एक्सपर्ट इसी विलेज में रहते हैं। और तभी उन तीनों का ध्यान एक बूढ़ा बूढ़ी की तरफ जाता है और उन बूढ़ा बूढ़ी को देखकर ली हुआ सेक्ट के लीडर बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहते हैं, अरे यार ये जो छोटा सा विलेज है ये फॉरबिटन लैंड से ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी डेंजर नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और साथ ही में इन बूढ़ा बूढ़ी को तो देखो, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस विलेज में कुछ अजीब से ऑर्डिनरी पीपल्स रहते हैं। लेकिन तभी ओल्ड मास्टर उन बूढ़ा बूढ़ी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर चिल्लाकर कहते हैं, एक मिनट रुको, उन बूढ़ा बूढ़ी के पास जो वो कुल्हाड़ी है वो उसमें कुछ गलत है, वो तो पूरी तरह से दाव एनर्जी से भरी हुई है। और ये कहकर ओल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में उन बूढ़ा बूढ़ी के पास जाकर
उनसे पूछते हैं, हे आंटी अंकल, एक मिनट रुकिए, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपकी इस कुल्हाड़ी को अभी आखिरी बार किसने यूज किया है? तो इस पर उन बूढ़ा बूढ़ी में से जो बूढ़ी आंटी होती है वो अपनी नाक में उंगली देकर अजीब सी नजर के साथ कहती है, क्या मेरी कुल्हाड़ी? आखिर मेरे अलावा मेरी कुल्हाड़ी को और कौन इस्तेमाल कर सकता है? ऑफ कोर्स यार, मैंने ही अपनी कुल्हाड़ी को इस्तेमाल किया है। तो ये बात सुनकर बूढ़ा बूढ़ी से बड़े प्यार से कहता है, अरे डार्लिंग, क्या तुम भूल गई? अभी अभी जियाओ ली ने खेती करने में तुम्हारी मदद की है, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? तो इस पर बूढ़ी आंटी शर्माते हुए कहती है, अरे हाँ यार, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी कि जियाओ ली ने आखिरी बार इस कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करके मेरी खेती करने में मेरी मदद की थी। अरे यार, मैं भी क्या करूं, बुढ़ापे का असर है, भूल जाती हूँ। तो ये बात सुनकर ओल्ड मास्टर सीरियस होते हुए कहते हैं, ओ जियाओ ली, तो क्या मैं जान सकता हूँ ये जियाओ ली कहाँ पर रहते हैं? तो ये बात सुनकर उन बूढ़ा बूढ़ी में से बूढ़ी आंटी एक घर की तरफ इशारा कर कर कहती है, हाँ मैं बता सकती हूँ ना, ये जो वेजिटेबल्स का खेत है उसके पीछे जो वो स्टोन हाउस है वही जियाओ ली का घर है, तुम वहां पर जाकर उससे मिल सकते हो। तो ये बात सुनकर ओल्ड मास्टर हैरानी से कहते हैं, क्या वेजिटेबल्स का खेत? ली हुआ सेक्ट के मास्टर हैरानी से कहते हैं, क्या स्टोन हाउस? और फिर उसके बाद वे तीनों के तीनों हमारे हीरो के घर को देखते हैं तो उन तीनों को हमारे हीरो के घर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फील होती है, जिसे फील कर कर सेंतनेस बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहती है, ये तो साफ साफ एक अल्टीमेट ट्रेजर है। सेंतनेस ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि हमारे हीरो के घर के बाहर जो वेजिटेबल्स का खेत है जो कि हमारे हीरो का ही है, वहां पर जितनी भी सब्जियां लगी हुई हैं उससे सेंतनेस को बहुत ही ज्यादा प्योर और पावरफुल दाओ एनर्जी फील होती है। सेंतनेस इसलिए बहुत ही ज्यादा हैरान है। और साथ ही में ली हुओ सेक्ट के लीडर भी एनर्जी को फील करते हुए हैरानी से कहते हैं, हमारे सेक्ट में जनरेशन टू जनरेशन जितनी भी कीमती एलिक्सर्स पास डाउन की गई हैं उनमें से कोई भी एलिक्सर इन सब्जियों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती यार, उनके सामने तो हमारे सेक्ट की कीमती से कीमती एलिक्सर भी बिल्कुल टट्टी है। और भाई ली हुओ सेक्ट का मास्टर और ओल्ड मास्टर वे दोनों तो वहां पर जितनी भी घास फूस कूड़ा कचरा सब्जियां जो कुछ भी मिलता है उसे दोनों हाथों से ठाकर खाने लगते हैं। और ली हुओ सेक्ट का मास्टर खाते हुए कहता है, अरे यार, अरे वाह, मजा आ गया ओल्ड मास्टर, यहाँ पर तो जितनी भी चीजें हैं चाहे वो घास फूस कूड़ा कचरा भी क्यों ना हो उसके अंदर से भी बहुत ही ज्यादा प्योर दाओ एनर्जी फील हो रही है, मानो यहाँ पर सभी चीजों के अंदर उनकी खुद की स्पिरिट हो। तो इस पर ओल्ड मास्टर भी दोनों हाथों से घास फूस खाता हुआ कहता है, हाँ यार, मैं भी इस चीज को फील कर सकता हूँ, ये प्लेस ये तो एक बिल्कुल अलग दुनिया की तरह बन चुकी है जो कि बिल्कुल हेवन की तरह है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो मैं हेवन में आ गया हूँ। और फिर ये कहकर वे दोनों के दोनों पागलों की तरह हमारे हीरो से मिलने के लिए जाने लगते हैं और कहते हैं, अरे जल्दी से सीनियर के पास चलो, मुझे लगता है सीनियर के पास जाकर हमें और भी बहुत ही अच्छे हिंट्स मिलेंगे जिससे कि हमारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगी। ओल्ड मास्टर और ली हुओ सेक्ट के लीडर की ऐसी पागलों वाली हरकतों को देखकर जो वे बूढ़ा बूढ़ी होते हैं वो अजीब सी शक्ल बनाते हैं। उनमें से बूढ़ा कहता है, अरे यार, क्या ये लोग भिखारी हैं? तो इस पर वो बूढ़ी आंटी कहती है, अरे यार जानू, देखने से तो ऐसा ही लगता है। वेल छोड़ो, हमें क्या करना, ये जो दोनों आदमी हैं ये तो घास फूस को भी इस तरह से खा रहे हैं मानो इन्हें कई सालों से कुछ भी खाने को ना मिला हो। वेल छोड़ो, ये बात तो छोड़ो, लेकिन इन दोनों के साथ जो वो प्यारी सी लड़की है वो देखने में सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अगर जियाओ ली उस लड़की से शादी कर ले तो दोनों की जोड़ी सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो के घर के अंदर, जहाँ पर हमारा हीरो फायरवुड्स को देखकर कहता है, अरे यार, ये फायरवुड्स तो बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे ऐसा लगता है ये फायरवुड्स ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगी, तो इसलिए मुझे जाकर और भी ज्यादा फायरवुड्स को काटना पड़ेगा। लेकिन तभी बाहर से कोई कहता है, सीनियर क्या आप अंदर हैं? तो ये आवाज सुनकर हमारा हीरो भी बाहर की तरफ देखता है कि आखिर कौन आ गया यार। हमारा हीरो बाहर देखकर खुश हो जाता है क्योंकि बाहर सेंतनेस ओल्ड मास्टर और ली हुओ सेक्ट के लीडर के साथ खड़ी होती है। तो हमारा हीरो सेंतनेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है, अरे ये तो तुम हो, और आखिर तुम्हारे साथ ये दो बंदे कौन हैं? तो ये बात सुनकर सबसे पहले सेंतनेस हमारे हीरो को ग्रीड करती है और तभी ओल्ड मास्टर हमारे हीरो के घर के अंदर का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहते हैं, ये तो। और तभी ली हुओ सेक्ट के लीडर भी हमारे हीरो के घर के अंदर का नजारा देखकर हैरानी से कहते हैं, आखिर ये कौन सी प्लेस है? ये तो बिल्कुल एक वंडरलैंड की तरह है, मानो मैं किसी ड्रीम
ड्रीम लैंड में आ गया हूँ। तो इस पर ओल्ड मास्टर भी हैरानी से कहते हैं, हाँ जरा ध्यान से देखो, इनके घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, वो पिच का ट्री, वे 2 चिकन्स, ये सारी की सारी चीजें वाइड रियलम से भी ऊपर की हैं। और तभी हमारे हीरो के दोनों मुर्गे उन दोनों को घूर कर देखते हैं और उनके केवल घूरने की वजह से ही ओल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा कर कहते हैं, अरे बाप रे कितना खतरनाक प्रेशर है। और ये कहकर ओल्ड मास्टर घबरा कर नीचे गिर जाते हैं। तो ये देखकर हमारा हीरो घबरा कर उनके पास आकर उन्हें पकड़ता है और कहता है, अरे 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 ओल्ड मैन, क्या तुम ठीक हो? तो इस पर ओल्ड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, अरे अरे सीनियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करिए। और भाई हमारे हीरो के केवल छूने की वजह से ही ओल्ड मास्टर के ऊपर से उन दोनों मुर्गों का प्रेशर गायब हो जाता है। ओल्ड मास्टर घबरा कर अपने मन में कहते हैं, अरे बाप रे, अरे बाप रे, उन दोनों मुर्गों का प्रेशर इन सीनियर के केवल छूने की वजह से ही बिल्कुल गायब हो गया। आखिर ये सीनियर कितने ज्यादा ताकतवर हैं। और तभी सेंटनेस खुश होकर हमारे हीरो को बताती है, सीनियर इन दोनों से मिलिए, ये दोनों मेरे सेक्ट के एल्डर्स हैं और ये दोनों आपसे मिलना चाहते थे, तो इसलिए मैं इन दोनों को लेकर आपसे मिलने के लिए आ गई। तो ये सुनकर हमारा हीरो एकदम से हैरानी से कहता है, क्या ये दोनों मुझसे मिलना चाहते हैं? और तभी हमारे हीरो के पास सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, होस्ट एक नया टास्क है, आपको इन तीनों गेस्ट को अपने घर के अंदर ले जाना है और इन तीनों को ही आराम से खाना खिलाना है। ये बात सुनकर हमारा हीरो अजीब सी शक्ल बनाकर सेंटनेस को घूरने लगता है। तो सेंटनेस भी कुछ नहीं समझ पाती, आखिर भाई सीनियर मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। और हाँ, सेंटनेस थोड़ी सी शर्मा भी जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जबकि सिस्टम ने अब टास्क दिया है तो हमारे हीरो को उसे कंप्लीट करना ही होगा। तो इसलिए हमारा हीरो सेंटनेस से कहता है, ओह अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और खाना खाकर ही घर जाना। और ये बात सुनकर वे तीनों के तीनों खुश हो जाते हैं। और सेंटनेस हमारे हीरो से कहती है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर हमारा हीरो कहता है, अरे हाँ यार, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। और फिर हमारा हीरो अंदर जाते हुए उनसे कहता है, वेल मेरे पास कुछ ऐसा तो है नहीं जो कि आपको अच्छा लग सके, लेकिन हाँ मेरे पास रूखा सूखा है और मैं यही आपको दे सकता हूँ। लेकिन क्या भाई, हमारे हीरो का रूखा सूखा भी इन लोगों के लिए एकदम बवाल लेवल का होता है। जैसे ही ये लोग हमारे हीरो के खाने को देखते हैं तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और सेंटनेस कहती है, अरे 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 बाप रे। और तभी ली हुआ सेक्ट के मास्टर हैरानी से कहते हैं, अरे बाप रे, इतना कमाल का खाना क्या इन सीनियर के लिए केवल और केवल रूखा सूखा खाना है? और भाई ओल्ड मास्टर की तो पूरी तरह से फट ही जाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहते हैं, अरे बाप रे, ये विजन तो केवल जब ही आता है जब कोई अर्थ शैटरिंग मैजिक मेडिसिन को रिफाइन करता है और इनके खाने में से ये विजन आ रहा है। अरे बाप रे, इनका खाना कितना बाप लेवल का है। और फिर उसके बाद ली हुआ सेक्ट के लीडर और ओल्ड मास्टर दोनों के दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ओल्ड मास्टर कहते हैं, वेल देखने से ऐसा लगता है ये कमाल के सीनियर तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ही इनलाइटेंड करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें इन सीनियर की इस गुड इंटेंशन को गलत नहीं समझना चाहिए और हमें इनकी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम क्या कहते हो? तो इस पर ली हुआ सेक्ट के लीडर कहते हैं, यस मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर क्या था, वे तीनों के तीनों हमारे हीरो के खाने को खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही ओल्ड मास्टर हमारे हीरो के खाने का एक ही बाइट खाते हैं, उन्हें बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। वे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका लेवल अप हो जाता है, शायद हाँ उनका लेवल अप हो जाता है। और केवल ओल्ड मास्टर ही नहीं बल्कि सेंटनेस भी जैसे ही हमारे हीरो के खाने को खाती है उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है और शायद उसका भी लेवल अप हो जाता है। और हाँ, आखिर हम ली हुआ सेक्ट के लीडर को कैसे भूल सकते हैं, जैसे वो भी हमारे हीरो के खाने को खाता है उसका भी लेवल अप हो जाता है और वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करता है। और भाई जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहते हैं, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इतने ज्यादा डेकेड्स के बाद, कई डेकेड्स के बाद फाइनली मैंने अपने टैलेंट की लिमिट्स को तोड़ दिया है और मेरा ब्रेक थ्रू हो गया है। सच में मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब मेरा लेवल अप होगा, लेकिन इन कमाल के सीनियर का खाना खाकर मेरा लेवल अप हो गया। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और केवल इतना ही नहीं बल्कि ओल्ड मास्टर खुशी के मारे नाच रहे होते हैं। और भाई ओल्ड मास्टर की ऐसी हरकतों को देखकर हमारा हीरो अपने मन में सोचता है, अरे यार, क्या कोई खाना खाने के बाद इतना ज्यादा खुश हो जाता है क्या जो कि नाचने लगता है? अरे यार, मुझे ऐसा लगता है ये ओल्ड मैन कोई बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से हैं जो कि मेरा ऐसा खाना खाने
खाने के बाद भी इतने ज्यादा खुश हैं कि खुशी के मारे नाच रहे हैं। अरे यार सच में कितने ज्यादा पुअर हैं, मुझे तो इनके ऊपर दया आ रही है। और ये सोचकर हमारा हीरो ओल्ड मास्टर से कहता है, अरे अरे आप तो खाना खाने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश हो गए हैं, क्या आप चाय पीना चाहेंगे शांत होने के लिए? ये बात सुनकर ओल्ड मास्टर कहते हैं, अरे अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चाय देने के लिए। और अब जैसे ही ओल्ड मास्टर हमारे हीरो के द्वारा दी गई चाय को पीते हैं तो चाय को पीने के बाद उनका और भी ज्यादा फायदा होता है। और अब ओल्ड मास्टर की खुशी एकदम अलग ही लेवल पर चली गई है। ओल्ड मास्टर खुश होकर कहते हैं, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जो मेरा कल्टीवेशन में अभी अभी ब्रेक थ्रू हुआ था वो अनस्टेबल था, लेकिन इस चाय को पीने के बाद मेरा वो कल्टीवेशन का ब्रेक थ्रू बिल्कुल स्टेबल हो गया है और अब मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। सच में यार ये सीनियर तो एकदम कमाल लेवल के हैं, इनकी चाय भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ओल्ड मास्टर अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं जहां पर दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली है। और ओल्ड मास्टर अब बिल्कुल जवान हो गए हैं और खुशी के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वेल दोस्तों, ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं हुआ। ओल्ड मास्टर ये सब कुछ बस अपने मन में सोच रहे हैं कि वे दोबारा से जवान हो गए हैं और एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं, ठीक है ना। ये सब बस उनकी इमेजिनेशन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड मास्टर हमारे हीरो के सामने घुटने टेक देते हैं और हमारे हीरो को रेस्पेक्ट दिखाकर कहते हैं, ग्रेट सीनियर, आपकी इस ग्रेट काइंडनेस और वर्च्यू को मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। ये ओल्ड मैन आपका हमेशा एहसानमंद रहेगा। केवल ओल्ड मास्टर ही नहीं बल्कि सेंतनस और ली हुओ सेक्ट के लीडर वे दोनों भी तीनों के तीनों हमारे हीरो के सामने झुक जाते हैं और हमारे हीरो को रेस्पेक्ट दिखाकर कहते हैं, सीनियर, आपके ये जूनियर आपकी इस ग्रेट काइंडनेस और वर्च्यू को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। और भाई ये सब कुछ देखकर हमारा हीरो तो कुछ भी नहीं समझ पाता, आखिर भाई इन तीनों को क्या हो गया। हमारा हीरो हैरानी से अपने मन में सोचता है, अरे यार मैंने तो बस इन्हें एक कटोरा नूडल्स और एक कप चाय दी थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आखिर ये मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और रही बात इनके गरीब होने की, तो यार कोई इंसान इतना गरीब कैसे हो सकता है कि वो एक कप चाय को भी अफोर्ड ना कर सके। यार मुझे लगता है ये तीनों के तीनों कुछ ज्यादा ही गरीब हैं बेचारे। यार मुझे इन तीनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा दया आ रही है, पर मैं इन्हें खाना खिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और तभी दोबारा से सिस्टम अपीयर होता है और हमारे हीरो से कहता है, डिंग डिंग, चलिए अब ड्राइंग करने का टाइम हो चुका है। ये सुनकर हमारा हीरो गुस्से में अपने मन में कहता है, अरे यार क्या इतनी जल्दी दोबारा से पेंटिंग करने का टाइम हो गया। और फिर हमारा हीरो सेंतनस को उठाता है और बड़े प्यार से कहता है, वेल ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा खाना ही तो था, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तुम्हें मेरे सामने इस तरह से झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे रेस्पेक्ट दिखाने की जरूरत है, ठीक है ना। वेल बात कुछ ऐसी है कि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम करने के लिए जाना है, तो इसलिए मैं तुम सभी को ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकता। तो इस पर सेंतनस हमारे हीरो से बड़े प्यार से पूछती है, सीनियर क्या आपकी ये जूनियर फ्यूचर में आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकती है। तो इस पर हमारा हीरो उससे कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर। तो ये सुनकर सेंतनस तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहती है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अगले सीन में हमें गांव के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये तीनों के तीनों गांव के बाहर आ गए होते हैं और अब अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी ओल्ड मास्टर कहते हैं, सेंतनस तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से ही हम इतने कमाल के एक्सपर्ट से मिल पाए और उनसे दोस्ती कर पाए। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम सीनियर से मिलने के लिए यहाँ पर फ्यूचर में आ सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है सारे के सारे बादल काले पड़ जाते हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं और बहुत ही तेज हवा चलने लगती है। ये देखकर वे तीनों के तीनों ऊपर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा इवल एनर्जी फ्लो हो रही होती है। वो बंदा चिल्लाकर कहता है, ली हुआ सेक्ट के मास्टर देखो मैं आ गया तुमसे बदला लेने के लिए। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि रेजिंग फायर सेक्ट का लीडर है। रेजिंग फायर सेक्ट का लीडर बड़े एटीट्यूड में कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया, या फिर कहूँ तुमने ही ये चीज आसान बना दी कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से ढूंढ लिया। एल्डर गोंग सुन जो कि रेजिंग फायर सेक्ट के लीडर हैं, वो बड़े एटीट्यूड में कहते हैं, ली हुओ सेक्ट के लीडर, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे बचकर कहां पर भाग कर जाओगे, लेकिन आज मैं तुम्हें कहीं भी भाग कर नहीं जाने दूंगा। आज मैं तुम्हें अपने रेजिंग फायर सेक्ट के सामने झुकवा कर रहूंगा। अगर तुम आज मेरे रेजिंग फायर सेक्ट के सामने
हार नहीं मानते तो फिर आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, या तो तुम हार मान जाओ या फिर मेरे हाथों मर जाओ। तो इस पर ली हुओ सेक्ट के लीडर बड़े गुस्से में कहते हैं, हे एल्डर गोंग सुन, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ली हुओ सेक्ट कोई ऐसा वैसा सेक्ट है जिसे तुम जब चाहे परेशान कर सकते हो, बुली कर सकते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पिछली बार की मुकाबले आज मेरी कल्टीवेशन बिल्कुल अलग लेवल पर है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे ना? तो ये बात सुनकर एल्डर गोंग सुन ली हुओ सेक्ट के लीडर को बड़े ध्यान से देखते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहते हैं, क्या क्या तुम्हारी कल्टीवेशन तो ब्रेथ ऑफ परफेक्शन स्टेज पर पहुंच चुकी है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और साथ ही में बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी कल्टीवेशन भी बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन अभी कल ही तुम नॉनसेंसोल स्टेज पर थे, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर तुम अगली स्टेज पर कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हो? और तुम्हारी कल्टीवेशन भी बिल्कुल स्टेबल है। क्या 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 तुम्हारी मदद उन्हीं एक्सपर्ट ने की है जिनके बारे में तुम कल बातें कर रहे थे? और क्या वे एक्सपर्ट इसी छोटे से विलेज में रहते हैं? लेकिन ली हुओ सेक्ट के लीडर उसे कोई भी जवाब नहीं देते। ये देखकर एल्डर गोंग सुन गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे ये बात नहीं बताओगे तो मैं जबरदस्ती तुम्हारे मुंह से ये बात निकलवा कर रहूंगा कि आखिर वो एक्सपर्ट कौन है और कहां पर हैं। और ये कहकर एल्डर गोंग सुन कुछ हड्डियों को समन करते हैं और ये हड्डी के सोल्जर्स हैं। एल्डर गोंग सुन 2 हड्डियों के सोल्जर्स को समन करते हैं। उन हड्डियों के सोल्जर्स को देखकर एल्डर गोंग सुन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश होते हैं। और फिर क्या था, एल्डर गोंग सुन के वे 2 हड्डी के सोल्जर्स ली हुओ सेक्ट के लीडर की तरफ कुछ चेन्स का अटैक कर देते हैं। और ये सब कुछ देखकर ली हुओ सेक्ट के लीडर गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर कहते हैं, एल्डर गोंग सुन, तुम तो सच में बहुत ही बड़े कमीने हो। तुमने एक्चुअली में ईवल पाथ को प्रैक्टिस किया है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और ये कहकर ली हुओ सेक्ट के लीडर सारे के सारे अटैक्स को डॉच करने लगते हैं। ये देखकर एल्डर गोंग सुन गुस्से में कहते हैं, ली हुओ सेक्ट के लीडर, तुम जितने भी अटैक्स को डॉच कर रहे हो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं अनलिमिटेड अटैक्स कर सकता हूँ इन हड्डी के सोल्जर्स की मदद से। और उनके ऐसा कहते ही दिखाया जाता है वे सारी की सारी चेन्स एक साथ कंबाइन हो जाती है और उनके अंदर से एक फायर का अटैक निकलता है जो कि सीधा ली हुओ सेक्ट के लीडर की तरफ जाता है और उन्हें जाकर डायरेक्टली हिट होता है। और उनके साथ साथ सेंतनेस और ओल्ड मास्टर, इन तीनों को भी वो अटैक लगता है, जिसकी वजह से सेंतनेस तो पीछे जाकर गिर जाती है और घायल हो जाती है। और ली हुओ सेक्ट के लीडर किसी न किसी तरह से उस अटैक को झेल लेते हैं, लेकिन वे भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। और ये देखकर नीचे गिरी हुई सेंतनेस बहुत ही ज्यादा घबराकर चिल्लाकर कहती है, मास्टर मास्टर नहीं। और जरा एक बार ओल्ड मास्टर को तो देखो, वो किस तरह से नीचे गिरे हुए हैं। ओल्ड मास्टर बड़े फनी अंदाज में कहते हैं, अरे यार ये जो स्केलेटन्स हैं मुझे डर है, ये एक मैजिकल वेपन है जो कि महानाया स्टेज पर है, लेकिन ये वॉइड स्टेज पर भी हो सकते हैं। अरे यार मुझे डर है, हम इन्हें नहीं हरा सकते, आज लगता है हम मरने वाले हैं। और जरा स्केलेटन को तो देखो कितने ज्यादा बैड एस अंदाज में है और हंसता है, आज मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और फिर दोबारा से ली हुआ सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है जिनकी हालत सच में बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, लेकिन वे अभी भी खड़े होते हैं। और ओल्ड मास्टर की बात सुनकर ली हुआ सेक्ट के लीडर हैरानी से कहते हैं, क्या क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस कमीने गोंग सुन के पास इतना ज्यादा इवल वेपन आखिर कैसे हो सकता है? और फिर हम एल्डर गोंग सुन को देखते हैं जो कि ली हुआ सेक्ट के लीडर की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है, वेल वेल वेल, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना आखिर उस विलेज के अंदर क्या है, लेकिन उस विलेज के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जिंदा चीजें, मैं आज उन सभी चीजों को जिंदा ही भून डालूंगा और उन सभी जिंदा चीजों की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस तरह से अपने आप को वॉइड रियलम में ब्रेक थ्रू करवा लूंगा और अपनी पावर को इंक्रीज करूंगा। सच में यार बहुत ही बड़ा कमीना है। वेल छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। एल्डर गोंग सुन की बातें सुनकर सेंतनेस खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस विलेज के अंदर जितने भी मोर्टल्स हैं वो इनोसेंट हैं, तुम उन्हें इस तरह से नहीं मार सकते, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और फिर अगले सीन में हम लोग विलेज के दूसरी साइड का सीन देखते हैं जहां पर कुछ पहाड़ी
पहाड़ियां होती हैं। और गेस कीजिए दोस्तों, इन पहाड़ी के ऊपर कौन होगा? ऑफ कोर्स यार, हमारा हीरो होता है। और हमारे हीरो की नज़र भी उस तरफ जाती है जहां पर वे सभी के सभी फाइट कर रहे हैं। और वहां पर जहां पर फाइट हो रही है वहां पर मौसम में थोड़ा बदलाव होने लगता है। हमारा हीरो भी यह देखकर थोड़ा सा चिंता करने लगता है और कहता है, अरे यार, मुझे लगता है आज का मौसम थोड़ा अजीब सा है, कहीं बारिश तो नहीं होने वाली। मैं बस आशा करता हूँ यह बारिश मेरी फसल को खराब ना कर दे, मेरी फसल को खराब ना कर दे, मेरी फसल को खराब ना कर दे। और भाई हमारा हीरो जैसे ही ये बात कहता है, हमें दिखाया जाता है बादलों में कुछ हलचल होने लगती है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बादलों में से निकलकर एल्डर गोंग सुन की तरफ जाता है और सीधा जाकर एल्डर गोंग सुन के जो हड्डी वाले सोल्जर्स होते हैं सबसे पहले उन्हें खत्म कर देता है। ये देखकर एल्डर गोंग सुन बिल्कुल हैरान होते हैं। वो तो समझ नहीं पाते आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो इससे पहले कुछ कर पाते, तभी बादलों का वो अटैक सीधा आकर उन्हें ही लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जोर से दर्द में चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उस अटैक की वजह से एल्डर गोंग सुन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। उनके हर तरफ से खून निकलने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे जल्दी से जाकर इस चीज़ के बारे में अपने सेक्ट को रिपोर्ट करनी होगी। और ये कहकर एल्डर गोंग सुन किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और अपनी उंगली को काटकर ब्लड को एक चीज़ के ऊपर गिराते हैं और कहते हैं, मेरे खून के बदले मुझे बचाओ। और ऐसा कहते ही उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी रिलीज होती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। एल्डर गोंग सुन मर गया है या फिर जिंदा है, इसके बारे में आगे चलकर पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डर गोंग सुन के वहां से जाते ही सेंतनेस हैरानी से कहती है, क्या वो अटैक सीनियर ने किया था हमें बचाने के लिए? तो इस पर ओल्ड मास्टर हैरानी से बताते हैं, अरे नहीं, ये तो बस इस माउंटेन विलेज का पैसिव डिफेंस है जिसने ये अटैक किया था। अब जबकि सीनियर यहाँ पर रहते हैं तो ये प्लेस पहले से ही एक बहुत ही खतरनाक फॉरबिटन प्लेस बन चुकी है और इसलिए अब इस विलेज का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। ये विलेज बिल्कुल इनविंसिबल बन चुका है। और ये कहकर ओल्ड मास्टर खून की उल्टियां करने लगते हैं। ये देखकर सेंतनेस उन्हें संभालती है और घबराते हुए कहती है, अरे मास्टर, आप तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हैं, प्लीज आप ज्यादा बातें मत करिए। वेल दोस्त, मुझे माफ कर देना, मुझसे एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर एल्डर गोंग सुन के अटैक को ली हुआ सेक्ट के मास्टर ने नहीं बल्कि ओल्ड मास्टर ने रोका था, लेकिन वो अटैक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था जिसकी वजह से ओल्ड मास्टर बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे और अटैक के प्रेशर की वजह से ये तीनों के तीनों पीछे जाकर गिर गए थे। और उसके बाद की कहानी तो आपको पता है। वेल, मुझे माफ़ कर देना, कभी कभी गलती तो हो ही जाती है ना। वेल, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तभी ओल्ड मास्टर कहते हैं, अरे यार, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, जो चोट मुझे चेन की वजह से लगी है वो चोट मैं बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके अलावा जितनी भी दूसरी चोटें थी वो मैंने खुद से ही रिकवर कर ली, लेकिन ये चेन वाली चोट मैं बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पा रहा, आखिर मैं अब क्या करूं? तो इस पर सेंतनेस कहती है, हे मास्टर, क्यों ना हम सीनियर से मदद मांगे, वो तो आपकी इस चोट को ज़रूर ठीक कर देंगे। और हाँ, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।